हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स के टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज। और इसमें हम जो ये क्वेश्चंस होंगे ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाना, इन क्वेश्चंस से बाहर आपको कोई क्वेश्चंस दिखाई नहीं देगा। सभी के सभी कंसेप्ट इन क्वेश्चंस के थ्रू हम रिवाइज करेंगे। तो चलिएगा फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगेगी आप कमेंट करके जरूर बताना, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। इफ 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा डिवाइडेड बाई 5 क्या होगी? तो बताइएगा। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 sin थीटा माइनस क्या है, 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 है। तो देन क्या होगा, इसको हम इक्वल कर लेंगे। तो 4 sin थीटा इज इक्वल्स टू 3 cos थीटा है। यहाँ से जो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, 3/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये जो साइड हो जाएगी ये 3 है, और ये साइड है 4 है, उसके बाद ये साइड है 5। ऑटोमेटिकली जो ट्रिपलेट होता है उसके द्वारा ये साइड 3, ये 4, ये 5। और इसको हम याद कैसे रखते हैं, तो लाल बटे कक्का। जो साइन थीटा होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, और जो कोस थीटा आधार बटे कर्ण, और जो टेंजेंट थीटा होता है ये लंब बटे आधार होता है। तो ये हमारा लंब है और ये क्या है, आधार है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये लंब है, ये आधार है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हमें वैल्यू निकालनी है सीकेंट थीटा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, तो सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा डिवाइडेड बाय 5, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। उसके बाद देखिएगा जो सीकेंट थीटा है इसकी वैल्यू क्या होगी। सीकेंट थीटा की वैल्यू जो सीकेंट थीटा होता है ये कोसिकेंट थीटा का अपोजिट होता है, मतलब सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस थीटा। तो जो कोस थीटा की वैल्यू होगी उसका उल्टा कर देंगे, उसको हमें पलट देंगे, तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, सीकेंट थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से हम आधार बटे कर्ण है, ये किसकी वैल्यू निकलेगी, आधार बटे कर्ण, ये किसकी वैल्यू निकलेगी, कोस थीटा की। और जो सीकेंट थीटा की वैल्यू उसको पलट देंगे तो वो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो कोस थीटा की सीकेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4 कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और वैसे ही जो कोसिकेंट थीटा है ये किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो जो साइन थीटा की यहाँ से वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3/5 यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आएगी। तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू को हम पलट देंगे तो 5/3 जो है ये कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और ये 1/5 है ही। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी तो 5/12 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्या है आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। आप खुद से भी प्रैक्टिस करके देखिएगा कि आपसे ये क्वेश्चन कितनी देर में सोल्व होता है। मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताती हूँ। एक दुकानदार ने 4600 रुपये में एक मशीन खरीदी और उसकी मरम्मत और परिवहन पर 500 रुपये खर्च किए। तो देखिएगा क्वेश्चन के साथ साथ हम इसको लिखते चलते हैं कि उसने क्या किया, 4600 रुपये में उसने एक मशीन खरीदी है, कॉस्ट प्राइस कितना है उसका 4600 रुपये। और उसके बाद उसने मरम्मत और परिवहन पर जो वो लेकर आया है और उसकी मरम्मत करवाई है उस पर कितने रुपए खर्च किए हैं, तो उस पर उसने 500 रुपये खर्च किए हैं। तो टोटल जो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5100 रुपये उसका टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि उसने मशीन पर कुल क्रय मूल्य से 8% अधिक अंकित किया। तो जो उसका कुल क्रय मूल्य कितना है, 5100 है, इससे 8% उसने अधिक इस पर अंकित किया है। जो मार्क प्राइस है वो कितना है इसका, ये है 8% इससे अधिक है। तो इसका 8% कितना होगा, तो 5 अट्ठे 40, 8 एकम 8, 408 रुपये जो है ये इसका अधिक होगा। तो उसने कितना इस पर मार्केट प्राइस जो है वो इसने किया है, लिखा है उस पर, तो ये उसने लिखा है 5508 रुपये।
5508 रुपये क्या है, मार्क प्राइस है इस पर। और उसके बाद देखिएगा कि यदि उसने x% छूट देने के बाद मशीन को 4681.80 रुपये में बेच दिया तो x का मान ज्ञात कीजिएगा। उसने इस पर मार्क प्राइस पर इसने छूट भी दे दी और उसने कितने में बेच दिया, तो जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कितने का है, 4681.80 है, ये इसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कि उसने कितने रुपए की छूट दी है, तो इसमें उसने 826.20 रुपए की छूट दी है। ये कैसे निकाली, 5508 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकलेगी, ये छूट दी है उसने, और ये कितने पर दी है, तो ये 5508 रुपये पर उसने छूट दी है। 826.20 बटे 5508 गुणा में 100, ये उसने छूट दी है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि उसने कितने % छूट दी है। अब हम इसको देखो, इसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अब हम इसको ऑप्शन के थ्रू देखते हैं कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। देखिएगा 20 देखते हैं, 20 पंजे 100, मतलब ये ज़्यादा जाएगा, इससे 800 के करीब होना चाहिए ना। तो 18 पंजे 90, तो ये 900 से अबव जाएगा। 12 पंजे 60, तो ये 60 मतलब 600 के अप्रोक्सीमेट होगा, लेकिन ये है 826, तो 15 पंजे 15 इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से जो 15% है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना कैलकुलेशन किए हुए। ठीक है, तो उसके बाद ये था हमारा क्वेश्चन। देखिएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं 2.4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर लंबी हैं। त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिएगा ये हमारी त्रिभुज है, ये क्या है, ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कि ये भुजा क्या दे रखी है, 2.4 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये भुजा दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके बाद देखिएगा इसको हम ट्रिपलेट के माध्यम से थर्ड जो ये हाइपोटेन्यूज है इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम करेंगे, इसको हम 10 बना लेंगे। इसको हमने 10 बनाया, ये 10 क्यों बनाया, इसका पॉइंट हटाने के लिए 10 बनाया है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर 10 हो गया, तो यहाँ ऑटोमेटिक कितना हो गया, 24 हो गया, और यहाँ 24 हो गया, तो ट्रिपलेट के माध्यम से यहाँ कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और अगर हम इसको जब पॉइंट में फिर दोबारा से लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2.6 हो जाएगा। और आपको ये याद होना चाहिए कि जो 5, 10, 5, 12 और 13 का जो ट्रिपलेट होता है उसका दुगना ये होता है, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26। तो उसी के अकॉर्डिंग ये किया गया है, तो हमें ये ऐसे करना पड़ेगा। तो ये जो है हमारी, ये हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर और 2.6 सेंटीमीटर, ये हमारी भुजाएं हो जाएंगी। उसके बाद देखिएगा कि जो परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है, परिवृत्त होता है मतलब सर्कम आउटर रेडियस जो होती है, सर्कम रेडियस होती है, वो कितनी होती है, तो जो हाइपोटेन्यूज होता है उसकी हाफ कर देते हैं, तो वो हमारी निकल आती है परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो ये कितनी आ गई, 1.3 सेंटीमीटर हमारी सर्कम रेडियस आ गई है। और जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल आर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमें क्या निकालना है, सर्कम एरिया निकालना है। तो उसकी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। तो जो आर की वैल्यू है वो कितनी है, 1.3 आर की वैल्यू है, और पाई को हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि हमारे ऑप्शन में पाई जो है एज इट इज दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1.69 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत दिया गया है। तो जो ऑप्शन सी है वो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा कि अगर हम वृत्त की अंत्य त्रिज्या निकालेंगे, अगर हम वृत्त की जो अंत्य त्रिज्या है, इनर रेडियस है वो निकालेंगे, इनर रेडियस है वो निकालेंगे, तो वो किस तरीके से निकाली जाएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे 3.4 हो जाएगी, और इन दोनों को ऐड करके इसमें से ये माइनस कर देंगे, 2.6 माइनस करेंगे, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.8 अपॉन 2, तो 0.4, जो 4.4 सेंटीमीटर है वो क्या होगी, हमारी इनर रेडियस होगी। जो ये एरिया निकाला है ये हमने कैसे निकाला है कि जो सर्कम
सर्कल होता है, ये बाहर जो त्रिभुज होती है उसके बाहर जो सर्कल होता है उसको हम सर्कम सर्कल बोलते हैं। हाँ, और जो इसके अंदर जो सर्कल होता है, ये ऐसे जो सर्कल होता है उसको हम इनर सर्कल बोलते हैं। तो जो ये इनर रेडियस निकाली है हमने, ये इस सर्कल की निकाली है, और ये जो सर्कम रेडियस निकाली थी, आउटर रेडियस निकाली थी, ये इस सर्कल की निकाली थी। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्रायंगल ABC में AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E तक बढ़ाया जाता है यदि कोण CBD और कोण BCE के समद्विभाजक बिंदु O इस प्रकार मिलते हैं कि एंगल BOC इज इक्वल टू 63 डिग्री है, तो एंगल A कितना होगा। तो इसमें देखिएगा, इसका जो डायग्राम है, फिगर है, वो हम ड्रॉ करते हैं। क्या दिया गया है कि एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है, ये देखिएगा, ये ABC एक ट्रायंगल है, ABC ये एक ट्रायंगल है। उसमें क्या किया गया है कि जो AB है इसको आगे बढ़ाया गया है, और जो AC है इसको बिंदु E तक बढ़ाया गया है। तो ये बिंदु E है और ये बिंदु D है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि यदि कोण CBD और कोण BCE इसके समद्विभाजक, तो ये क्या हो गया, इसका समद्विभाजक हो गया, और ये क्या हो गया, इसका समद्विभाजक हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये एक बिंदु O पर मिलते हैं, तो ये बिंदु हो गया O, और ये जो एंगल BOC, ये एंगल दे रखा है इन्होंने 63 डिग्री। अगर अब देखिएगा, और इन्होंने क्या पूछा है कि एंगल A बताना है, तो ये अगर एंगल थीटा है, ये जो एंगल है, तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 63 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल हमने कितना माना है, थीटा हमने मान लिया है ये एंगल। उसके बाद ये कैसे निकालेंगे कि 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 63 डिग्री होगा। उसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे, तो 90 डिग्री प्लस 63 डिग्री इज इक्वल्स टू थीटा बाई 2 हो गया, और ये कितना हो जाता है, तो ये हो गया इज इक्वल्स टू कितना है, ये माइनस हो जाएगा, 90 माइनस 63 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 27 डिग्री इज इक्वल्स टू थीटा बाई 2, और ये थीटा की जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, तो 54 डिग्री जो है ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा कि 3500 रुपये को 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर वार्षिक संयोजित पर 1 वर्ष के लिए रखा जाता है। यदि ब्याज 6 माही संयोजित हो तो ब्याज कितना अधिक प्राप्त होगा। अब देखिएगा, जब ब्याज 6 माह ही संयोजित होता है, जब ब्याज 6 माह ही संयोजित होता है, तो क्या होता है, जो हमारी रेट होती है, तो जो हमारी रेट होती है ये हमारी हाफ हो जाती है। ठीक है, तो हमारी रेट हाफ हो जाती है। अब इसके अंदर रेट कितनी दी गई है, 18% दी गई है, तो इसकी जो रेट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 9%। ठीक है, तो इसके तहत हम क्या देखेंगे कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा ये क्या होगा, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा हमारा, ये सक्सेसिव फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 18.81% हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा अगर नॉर्मल ब्याज होता वो कितना होता 18%, तो इसमें जो वृद्धि हुई है वो कितनी है, 0.81% की इसके अंदर वृद्धि हुई है। और ये जो 0.81% है ये किसका है, तो ये 35,000 का 0.81% है, 35,000 का 0.81% है ये, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो जो 0.81% है 35,000 का, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करके देखेंगे हम। तो इसको देखिएगा, ऐसे कर लेते हैं, इसको 0 से 0 काट दी गई, और 5 एकम 5 और 8 तिया 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये 283.5 के इक्वल आ जाएगा।
ठीक है। तो जो कितना ब्याज अधिक प्राप्त होगा, तो ये 283.5, मतलब जो 35,000 है इसका 0.81% अधिक होगा, तो 283.5 आ जाएगा। ये अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 283.5 आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा। बस इसी में मेन क्या था कि इसमें जो ब्याज है वो 6 माह संयोजित करना था और 1 वर्ष के लिए रखा जाता है। तो इसमें ये जो ब्याज है ये ऐसे सक्सेसिव के माध्यम से होगा, और जो 6 माही है उसमें जो रेट है हमारी वो हाफ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 3 लोगों ने रुपए 32,000 की आमदनी के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। पहला व्यक्ति प्रोजेक्ट अकेले 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो जो पहला व्यक्ति है ये अकेला 8 दिन में पूरा प्रोजेक्ट कर सकता है, और जो सेकंड व्यक्ति है ये क्या कर सकता है कि ये 12 दिन में पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर सकता है, और जो थर्ड व्यक्ति है ये क्या कर सकता है, ये 16 दिन में पूरा काम कर सकता है। और जो ये है उसके बाद क्या दे रखा है कि ये तीनों एक चौथे व्यक्ति के साथ मिलकर प्रोजेक्ट 3 दिन में पूरा करते हैं। तो अगर इनके साथ, इन तीनों के साथ अगर फोर्थ व्यक्ति भी मिल जाता है तो ये कितने दिन में काम पूरा कर देते हैं, तो ये 3 दिन के अगर अंदर काम पूरा कर देते हैं। तो जैसे हम टाइम एंड वर्क के अंदर करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, टोटल वर्क को हम मान लेते हैं, तो इसका कितना लेंगे हम, इसमें हम ले लेते हैं टोटल वर्क 48 हम इसमें ले लेते हैं। ठीक है, तो 8 6 जा 48, 12 4 जा 48 और 16 3 जा और 3 16 जा 48। ठीक है, तो जो इनकी एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई, 6 है, और सेकंड की जो एफिशिएंसी है वो 4 है, और थर्ड की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और इन तीनों के, इन चारों की जो मिलाकर एफिशिएंसी है वो कितनी है, 16 है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें क्या निकालना, चौथे व्यक्ति को कितनी आमदनी मिलेगी। तो जो चौथा व्यक्ति है इसकी अगर हमारे पास एफिशिएंसी आ जाती है तो हम इसको एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग इसकी आमदनी को, आमदनी जो है इनकी टोटल आमदनी है उसको एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बांट देंगे। तो इसमें देखिएगा कि ये जो तीनों हैं इनका मिलाकर कितना बनता है, 6 + 4 + 3, तो कितना बन जाता है, 13। तो 16 इनकी टोटल है और 13 इन तीनों की मिलाकर कितनी है, 13 है। तो इस 16 में से 13 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितनी आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी, फोर्थ की एफिशिएंसी आ जाती है 3। ठीक है, और ये क्या रखा है कि 3 लोगों ने इतनी आमदनी के साथ 32,000 के साथ ये प्रोजेक्ट इन्होंने 3 लोगों ने स्टार्ट किया था, और ये जो इनकी जो टोटल है ये कितने हैं, 4 हैं, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 16 है, और इनका जो टोटल आमदनी है वो कितनी है, तो 32,000 है। तो एक व्यक्ति की कितनी हो जाएगी, 2,000। एक यूनिट किसके बराबर, 2,000 के बराबर। तो जो 3 यूनिट है वो किसके बराबर हो जाएगी, 3 यूनिट बराबर हो जाएगी 6,000 के इक्वल। तो जो ये व्यक्ति है, इसको जो फोर्थ व्यक्ति है इसकी आमदनी कितनी मिलेगी, इसको 6,000 रुपये आमदनी मिलेगी। तो जो ऑप्शन डी है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ, क्लियर है सब। चलिएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। हालांकि यदि इसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यह केवल 5 मिनट की देरी से आती है। ट्रेन द्वारा अपनी यात्रा को मिनटों में पूरा करने का सही समय क्या है। तो देखिएगा इनकी जो स्पीड है उसका रेशो क्या है, इसको रेशो के अंदर तोड़ेंगे तो 18 से इसको काट देंगे, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। तो जो इसकी स्पीड का जो रेशियो आया है ये कितना है, 4:5 है। तो जो इसके टाइम का रेशियो हो जाएगा वो इसका अपोजिट हो जाएगा, तो 5:4 किसका हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा टाइम का रेशियो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो इनके 15 मिनट देरी से और 5 मिनट अगर ये स्पीड बढ़ा देती है तो इनके बीच का 15 और जो 5 है इसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 10 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 10 का डिफरेंस और इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 1 का। 1 यूनिट किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। 1 यूनिट 10 मिनट के इक्वल है। तो जो 10 है यहाँ पर उसको कितना टाइम लग रहा है, 50 मिनट लग रही है, और यहाँ पर उसको कितनी मिनट लग रही है, तो 40 मिनट लग रही है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा
कि अगर वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वो 15 मिनट की देरी से पहुंचता है, और अगर वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो केवल 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो ये यहाँ पर जो है ये 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो ये इसका जो सही टाइम होगा वो कितना होगा, 35 मिनट इसका जो है ये करेक्ट टाइम होगा। तो जो 35 मिनट पर जब ये पहुंचेगा तो ये करेक्ट टाइम पर पहुंचेगा मिनटों में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ। और इसके देखिएगा अगर 35 में 15 ऐड करेंगे तो ये देखिएगा 15 मिनट लेट है, और यहाँ पर अगर 5 ऐड करेंगे तो ये 5 मिनट लेट है। ठीक है, जब 72 किलोमीटर के प्रति घंटा की गति से चल रहा है तो 15 मिनट लेट है, और जब 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है तो 5 मिनट लेट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस विद पैरामीटर 180 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिट साइड्स ऑफ द रोम्बस। तो देखिएगा कि ये एक समचतुर्भुज दिया गया है, मतलब एक रोम्बस दिया गया है। देखिएगा हम ये रोम्बस बनाते हैं, ये एक रोम्बस है और इसके क्या दिए गए हैं, इसके दो डायगोनल्स दिए गए हैं, दो डायगोनल्स की लेंथ दी गई है, और हमको क्या निकालनी है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो जो ये इसका जो फर्स्ट वाला डायगोनल है इसकी कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, 75 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और इसकी जो लेंथ है ये कितनी है, तो 45 सेंटीमीटर इसकी ये लेंथ है, और हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा हम इसमें क्या करेंगे, इसका जो एरिया है उसको हम इक्वली पुट कर देंगे। तो इसका एरिया होता है 1/2 डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। इसको हम जो ये हाइट हमें निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालनी है, इसको हम h से डिनोट कर लेंगे, इसको हम h से डिनोट कर लेंगे। तो देखिएगा इसके अंदर वैल्यू पुट कीजिएगा, 1/2 इंटू 75 इंटू 45 इज इक्वल्स टू बेस कितना है 45 है, इंटू h, इसको एज इट इज रखिएगा। 45 से 45 कैंसिल हो जाता है, और जो ये इसकी वैल्यू आती है तो इसकी वैल्यू आ जाती है 37.5 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 37.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है कि एक साथ वस्तु ए और बी को कुल 1100 रुपए में खरीदा जाता है। कि दो वस्तु खरीदी जाती हैं, एक वस्तु दोनों की दोनों जो वस्तु हैं उनका जो क्रय मूल्य है, टोटल कॉस्ट प्राइस है, वो कितना काउंट किया जाता है, तो दोनों 1100 रुपए में खरीदी जाती हैं। और जो ए वस्तु है उसमें क्या दिया गया है कि यदि ए और बी को क्रमशः 44% और 20% लाभ पर बेचा जाता है और उन दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, फिर उन दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य के मध्य का अंतर कितना है। तो देखिएगा जो ए वस्तु है इसको वो बेचता है 44% के प्रॉफिट पर, वो इसको बेचता है, और जो बी वस्तु है इसको वो 20% के प्रॉफिट पर बेच देता है। तो उसे जो और जो सेलिंग प्राइस है वो उनका दोनों पर इनका सेम रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग बताइएगा कि जो उनका कॉस्ट प्राइस है, वास्तविक जो कॉस्ट प्राइस है उसके अंदर कितना डिफरेंस है। तो देखिएगा इसको हम मान लेते हैं कि जो इसका कॉस्ट प्राइस था फर्स्ट वस्तु का वो 100 रुपये था, और इसको कितने में बेच दिया उसने, 44% के लाभ पर बेच दिया, तो 144 के अंदर बेच दिया। उसके बाद 20% प्रॉफिट पर उसने दूसरी वस्तु को बेचा, तो ये कितने पर बेच दिया, 5 से 6 इसको मान लेते हैं। 5 से 6 कैसे आया कि 20/100 किया हमने, फ्रैक्शन में इसको तोड़ लिया, 1/5 हो गया, तो एक के प्रॉफिट पर बेचा है तो 5 से 6 हो जाएगा। अब इसके में देखिएगा कि जो इसका सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है, तो हम इसको इक्वल बना लेंगे, 24 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 24 से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 120 के इक्वल इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के जो हम कॉस्ट प्राइस ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस होगा दोनों वस्तुओं का वो कितना होगा, 220 रेशो होगा। और लेकिन जो क्वेश्चन में जो वास्तविक कॉस्ट प्राइस दिया गया है वो दोनों वस्तुओं का कितना दिया गया है, 1100 रुपये दोनों वस्तुओं का दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग एक रेशो किसके इक्वल हो जाएगा, एक रेशो जब हम 220 से 1100 को काटेंगे तो 1:5 के इक्वल हो जाएगा।
उसके बाद देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा है कि वस्तुओं के क्रय मूल्य के मध्य का अंतर कितना है। तो वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये और एक वस्तु का क्रय मूल्य है 120 रुपये। तो दोनों वस्तुओं के बीच का जो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 20 रुपये है। और एक जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो 20 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो 100 रुपये जो है उनके बीच क्रय मूल्य के बीच का अंतर होगा। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए इज इक्वल्स टू 7:6:5। हमें ये रेशियो दे रखा है कि a प्लस बी जो है रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए, इनका जो रेशियो दे रखा है ये कितना दे रखा है, 7:6:5 ये दे रखा है। उसके बाद देखिएगा और इसके अंदर दे रखा है a प्लस बी प्लस सी, तीनों का जो एडिशन है वो उसकी वैल्यू कितनी है, 27 वैल्यू है। तो अगर हम इससे हम रेशियो की वैल्यू निकालते हैं तो तीनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 आ जाएगा। 7 6 13 और 5 18। और अगर हम इससे यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे कंपेयर करने के लिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 रेशियो आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। लेकिन जो क्वेश्चन है उसके अंतर्गत हमारी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 27 दे रखी है। तो जो नो रेशियो है उसको हम किसके इक्वल कर देंगे, 27 के इक्वल कर देंगे। और एक रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा एक रेशियो। ठीक है, तो उसमें देखिएगा कि जो a प्लस बी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 21 हो जाएगी a प्लस बी की वैल्यू, और 18 हो जाएगी b प्लस सी की वैल्यू, और c प्लस ए की वैल्यू हो जाएगी 13, c प्लस ए की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि हमें वैल्यू निकालनी है 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c की हमें वैल्यू निकालनी है। तो जो इससे हम वैल्यू निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, जो a प्लस बी की जो वैल्यू दे रखी है इस वैल्यू में से a प्लस बी की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कौन सी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद देखिएगा जब हम a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे इसमें से हम अगर जो a प्लस बी की वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू में से a प्लस बी की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी। वो कितनी आएगी, तो 6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। जब 27 से 21 माइनस होंगे तो 6 c की वैल्यू आएगी। उसके बाद जो b की वैल्यू आएगी b प्लस सी, इसमें से माइनस करेंगे तो a की वैल्यू आएगी। और वो a की वैल्यू कितनी आएगी, तो 27 में से 18 सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 9 इसकी वैल्यू आ जाएगी। और b जब c प्लस ए को a प्लस बी प्लस सी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 27 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 b की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/9 रेशियो 1/12 रेशियो 1/6, और इसका जो एलसीएम लेंगे वो कितना आ जाएगा, 36 इसका एलसीएम आ जाएगा। और ये रेशियो बन जाएगा तो 9 चौक 36, 4 रेशो आ जाएगा, 12 तिये 36, 3 रेशो आ जाएगा, और 6 छिक 36 तो 6 रेशो आ जाएगा। तो जो टोटल रेशो हमारा बनेगा वो कितना बनेगा, 4:3:6 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मीडियन ऑफ द डाटा 66, क्या डाटा दे रखा है हमें, 66, 59, 68, 65, 62, 59, 58 और उसके बाद 56, 63 एंड 65। ये 10 डिजिट हमें दी गई हैं, 10 नंबर्स हमें दिए गए हैं, और इनका हमें क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मीडियन। दो मीन और मीडियन के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा ये क्या होगा कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करेंगे। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करेंगे तो क्या होगा, सबसे छोटी सबसे पहले आएगी, तो सबसे छोटी इसके अंदर है
56 सबसे छोटी है, उसके बाद है इसके अंदर 58 है, उसके बाद 59 दो बार दे रखी है, और उसके बाद कौन सी है तो 63, 65 दो बार है, और 62 भी है यहाँ पर, 62, 63 दो बार 65 है, उसके बाद 66, 68 ये हमारे अंदर है, ये हमारे नंबर्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद देखिएगा कि जो हम मीन निकालेंगे, मीन कैसे निकलेगा, ये 10 डिजिट हैं तो इन सब का सम करके और 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन निकल आएगा। ठीक है, इन जब इन का सब का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 50, 100, 150, 200, और फिर यहाँ से अगर हम इसको काउंट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 621 आ जाएगा, और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 62.1 हमारा ये मीन आ जाएगा। उसके बाद हम इसका मीडियन निकालेंगे। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, अगर जो ये नंबर दिए गए हैं ये इवन में दिए गए हैं, इवन नंबर ये दिए गए हैं, मतलब जैसे कि 2 4 6 8 10 दिए गए हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, उसमें जो मिडल वाली जो दो टर्म होंगी उनको ऐड करके 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीडियन निकल आएगा। तो ये अब हम इसमें क्या निकालेंगे, मीडियन इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे। मीडियन कैसे निकालेंगे, 4 इसको यहाँ से छोड़ दी और हमने 4 यहाँ से छोड़ दिए नंबर, और उसके बाद जो 5th और 6th टर्म है उसको ऐड करके 5th और 6th टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। 5th और 6th जो टर्म है वो है 62 और 63 डिवाइड बाई 2, तो इसको जब हम काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 62.5 ये वैल्यू आ जाएगी इसको 2 से डिवाइड करने के बाद। ठीक है, और अब इन दोनों के बीच, मीन और मीडियन के बीच डिफरेंस पूछ रखा है कितना है, तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कितना है 0.4 का इनके बीच में डिफरेंस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 लीटर पानी और दूध के मिश्रण को 28 लीटर दूसरे मिश्रण में मिलाया जाता है जिसमें पानी और दूध का अनुपात 9:5 है। अंतिम मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 11:5 है, तो पहले मिश्रण में पानी और दूध की मात्रा के बीच का अंतर कितना है। तो देखिएगा इसमें क्या दे रखा है, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि जो अंतिम मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात है ये कितना है, अंतिम मिश्रण में कितना है 11:5 है। 11:5 कब है, जब 20 लीटर पानी और 28 लीटर जो दूध का जो मिश्रण है उसको मिला दिया जाता है, तो जो 20 और 28 को मिलाकर कितना हो जाता है 48 हो जाता है। ठीक है, तो जो ये 11 और 5 16 जो रेशियो मिक्सचर है ये किसके इक्वल हो जाएगा 48 के इक्वल हो जाएगा, और जो एक रेशियो होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 के इक्वल। तो अगर हम इसमें से देखेंगे तो इसके अंदर 33 लीटर क्या है दूध है, और इसके अंदर 15 जो लीटर है ये पानी है। ठीक है, यहाँ पर ये मिल्क है और यहाँ पर ये वाटर है। उसके बाद देखिएगा कि इसमें क्या है, जिसमें जो सेकंड वाला मिश्रण है ये तो फाइनल मिक्सचर हो गया। उसके बाद जो सेकंड वाला मिश्रण है उसमें क्या दे रखा है कि जो अनुपात है वो 9:5 में है, 9:5 में है। तो जो ये टोटल कितना है 14 है, और ये सेकंड वाला मिश्रण है कितना तो 28 लीटर है। तो एक जो रेशियो होगा वो कितने इक्वल होगा 2 लीटर के इक्वल होगा। तो इसके अंदर जो मिल्क होगा वो कितना होगा 18 लीटर होगा, और जो इसके अंदर पानी होगा वो कितना लीटर होगा 10 लीटर इसके अंदर पानी होगा। ठीक है, अब हम देखिएगा ये फर्स्ट जो मिक्सचर है वो है, और उसके बाद सेकंड मिक्सचर ये है, और जो फाइनल मिक्सचर है वो ये है। तो देखिएगा सेकंड में क्या आया है कि यहाँ पे 18 लीटर है और यहाँ पे 10 लीटर है, यहाँ पे मिल्क है एंड यहाँ पर वाटर है। 18 लीटर सेकंड में है, 10 लीटर वाटर है, और उसके बाद जो फाइनल आया है फाइनल में 33 है और यहाँ पर 15 है। तो कितना हम इसमें ऐड करें कि 15 हो जाए, तो यहाँ पर 5 लीटर ऐड होगा, और यहाँ पर कितना ऐड करें कि 33 हो जाए, तो यहाँ पर कितना ऐड किया जाएगा कि 33 हो जाए, तो 15 इसके अंदर ऐड किया जाएगा कि ये 33
हो जाए। और इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो पहले मिश्रण में पानी और दूध की मात्रा के बीच का अंतर कितना है, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 10 लीटर इनके बीच का अंतर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 10 लीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको समझ आ गया होगा, क्लियर होगा आपको। अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड कोस स्क्वायर थीटा, क्या दे रखा है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 दिया गया है। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या दिया गया है, ये 1/2 के इक्वल दिया गया है। और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा जो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ये किसके इक्वल होता है, तो कोस 2 थीटा के इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो कोस 2 थीटा है ये किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। तो यहाँ से जो कोस 2 थीटा हो जाएगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। जो कोस 60 की वैल्यू है वो क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, तो जो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री, और 60 की वैल्यू क्या आ गई, तो 30 डिग्री यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो आ चुकी है। जो ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर आई है 30 डिग्री, तो इस थीटा की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो जो tan स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू होगी प्लस साइन स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री ये हो जाएगा। तो जो साइन 90 डिग्री होता है ये कितना होता है, 1, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा। और जो tan 60 डिग्री ये कितना होता है, √3 होता है tan 60 डिग्री, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 1 = 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोहन ने एक वस्तु खरीदी और 2200 रुपये मरम्मत पर खर्च किए। उसने 40% लाभ पर रोहन को बेचा, फिर उसने उसे 50% की हानि पर मोहन को बेचा। मोहन ने अंत में इसे 50% के लाभ पर 27,510 रुपये में बेचा। सोहन ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया। तो देखिएगा इसमें क्या दे रखा है कि इसने 40% लाभ पर बेचा। 40% जो लाभ है इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो इसको कितना बनाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा। 5 है तो हम इसने लाभ पर बेचा है तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा, 5 से 7 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना है, उसके बाद 50% की हानि पर बेचा गया है। तो 50% का क्या मतलब है, 1/2। 1/2 मतलब उसने हानि पर बेचा है तो 2 से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 से 1। अगर इसको हानि पर बेचा जाए तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, और अगर इसको प्रॉफिट पर बेचा जाए तो इसमें इसको ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने 50% लाभ पर बेचा, तो 50% लाभ पर बेचेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा। हम इसको अब इसके देखते हैं, 5 2 5 दूनी 10 2 20, तो ये 20 हो जाएगा टोटल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। तो जो ये 21 है ये किसके इक्वल होगा, ये 27,510 के इक्वल हो जाएगा। 21 जो रेशियो है ये 27,510 के इक्वल होगा। और जो ये इसको अगर हम काटेंगे तो ये कितने पर जाएगा, तो इसको हम 21 से काटेंगे, 27 से कम 21 से कम 21, और फिर उसके बाद 3 1 और 0, ये 131 पर ये इस 1310 पर कट जाएगा। और इस 1310 से हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 26,000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या पूछ रखा है इसमें कि सोहन ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया। सोहन ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया ये पूछ रखा है। तो देखिएगा इसमें जो सोहन ने वस्तु के लिए भुगतान किया था वो कितना किया था,
2200 उसने मरम्मत पर खर्च किए थे, जो उसकी जो रिपेयरिंग करवाई थी 2200 रुपये उसने उस पर खर्च किए थे। तो 26,200 रुपये में से हम उसके 2200 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उसमें से जो उसने वस्तु पर जो खर्च किया है यो वो वैल्यू उसकी आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 24,000 रुपये जो है उसने वस्तु पर खर्च किए हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं। इसको एक और मेथड से कैसे कर सकते हैं कि जैसे कि उसको लास्ट में कितना लाभ हुआ है, उसको लास्ट में 50% का लाभ हुआ है। तो ये जो 50% का लाभ हुआ है 2:3 हो गया। ये जो 3 है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 27,510 के इक्वल हो जाएगा। ये 3 रेशो इसके इक्वल हो जाएगा। उसके बाद उसने 50% की क्या हुई है, हानि हुई है। और जो ये इसके इक्वल हुआ है तो ये कितने मल्टीपल है इसका, इसको जब हम इसके 9 टाइम्स इसका मल्टीपल है तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18,340 हो जाएगा ये। और फिर उसको 50% की आनी होती है। 50% की जब उसको आनी होती है तो 2:1 होता है। और 1 किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। और इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 36,680 के इक्वल हो जाएगा ये। और फिर उसको 50% जो 40% है वो स्टार्टिंग में लाभ पर बेचता है तो 40% 5:7 के इक्वल होता है। तो जो ये 7 है ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ये इसके इक्वल है तो ये कितने मल्टीपल है इसका, 5,240 रुपये से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5,240 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26,200 इसका आ जाएगा। और इसमें से जब हम 2200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24,000 आ जाएगा। ठीक है, तो जो पहले वाला जो क्वेश्चन था वो इसका बिल्कुल, जो पहले वाला था वो बिल्कुल इजी था। और ये इस मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि यदि एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3x/x² - 1 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा इसमें क्या करेंगे हम, इसमें x से डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी इसमें x से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/x - 1/x इसकी ये हो जाएगा। तो ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें ये दे रखा है तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे x - 1/x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जब हम इसके ये हमें दिया होता है तो इसकी जो वैल्यू होती है x² + 1/x², इसकी वैल्यू क्या होती है, p² + 2 इसकी वैल्यू होती है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16। और p² की वैल्यू आ गई 16, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ठीक है, हमें ये याद रखना चाहिए कि जो x - 1/x होता है इसकी जो वैल्यू, इससे अगर हम ये वैल्यू निकालने चलें तो हमारी जो वैल्यू होती है वो p² + 2 होती है। जो ये वैल्यू साइड में दी होती है ये वैल्यू, इसको हम p मानते हैं। और इससे अगर हम ये वैल्यू निकालते हैं तो p² + 2 करते हैं। p² + 2 करने से हमें हमारी ये वैल्यू आ जाती है। तो p² + 2 इस किसके बराबर होगी, 18 के इक्वल होगी। तो इसमें से p² = 16 होगी और p की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो इसकी वैल्यू आ गई 4। इसके अंदर इसको वैल्यू पुट कर देंगे, 3/4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है, एक कारखाने में दिसंबर के महीने में खिलौनों का औसत दैनिक उत्पादन 512 है। यदि पहले 20 दिनों के दौरान औसत उत्पादन 515 है। इसको हम जीएसएम मेथड से करेंगे कि जो 20 दिनों का जो पहले 20 दिनों का जो उत्पादन है ये कितना है, 515 है, 515। उसके बाद जो पिछले 13 दिनों में कितना है, 510 है। पिछले 13 दिनों में कितना है, पिछले 13 दिनों में 510 है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो दिसंबर के अंदर जो दिन होते हैं ये कितने होते हैं, तो 31 होते हैं। दिसंबर मंथ
मंथ होता है, इसके अंदर कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। और इसने पूरे दिसंबर मंथ का जो एवरेज उत्पादन दे रखा वो कितना है? 512 दे रखा है। ठीक है, तो इससे अब हम इनका कंपैरिजन करते हैं, देखेंगे कि जो ये 512 है ये इससे कितना कम है, तो ये इससे 3 कम है, तो इसमें हम 3 ऐड करेंगे। और किसके रिस्पेक्ट में? तो ये 20 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और ये जो 512 है ये 510 से कितना अधिक है? तो 2 अधिक है ये 512। और किसके रिस्पेक्ट में? तो 13 के रिस्पेक्ट में ये 2 अधिक है, तो ये कितना हो गया? -26 हो गया, और ये प्लस का 60 हो गया। ठीक है, और इनको क्या करेंगे? अब इनको हम किसके 2 के उसमें डिवाइड करेंगे। केक कटेगा तो सब में बटेगा, तो ये 2 हैं तो 2 में हम इनको डिवाइड कर देंगे। ये कितना आ गया यहाँ पर? 34 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 17। अगर प्लस का आया है तो हम इसके अंदर प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? ये 529 आ जाएगा ये। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 529 जो है 19 और 20 सितंबर को उत्पादन का औसत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? 7/9 की पावर p + 3 इसका फोर्थ क्यूब रूट। ठीक है, और इसमें क्या देना है? इज इक्वल टू किसके दे रखा है? 729 डिवाइडेड बाय 343। और इसका क्या निकालना है? हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा ये जो है इसका हमें पता है ये किसके इक्वल है? तो ये इक्वल है 9 के क्यूब अपॉन 7 के क्यूब से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये 9/7 के क्यूब के बराबर है। 729 अपॉन 343, ये 9/7 के क्यूब के बराबर है। और ये इसके अंदर क्या है? 7/9 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 7/9 की पावर p/3/4 हम इसको लिख सकते हैं। इज इक्वल्स टू किसके होगा? तो इसकी पावर को हम पलट देंगे। 7/9 अगर हम इसके बेस को चेंज करेंगे तो इसकी जो पावर है ये माइनस में हो जाएगी। क्या हम अब ये बेस सेम है तो इनकी पावर को इक्वल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो p/3 डिवाइडेड बाई 4 किसके इक्वल हो जाएगा? -3 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से जो p की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? -15 जो है ये p की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। p की वैल्यू -15 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a और b 2 संख्याएं हैं और a और b का अनुपात 5:4 हो जाता है जब a में 6 को जोड़ा जाता है। जब a के अंदर 6 को जोड़ा जाता है तो a और b का जो रेशियो है वो कितना हो जाता है? 5/4 हो जाता है। तो इससे हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन क्या बनेगी? 4a + 24 = 5b। ठीक है, तो इसको एक साइड कर लेंगे। 4a - 5b = -24। उसके बाद सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड आगे देखते हैं क्या दे रखा है। जब दोनों संख्याओं में से 4 को घटाया जाता है तो दोनों संख्याओं में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो अनुपात बन जाता है वो 5/5 हो जाता है। अब इससे जो हम इक्वेशन बनाएंगे वो क्या होगी? तो 6a - 24 = 5b - 20। अब इनको एक साइड करेंगे तो 6a - 5b = कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अब इन दोनों जो ये इक्वेशन है इनको सोल्व करेंगे हम। तो जब इनको सोल्व करेंगे तो क्या होगा? 6a - 5b = 4 है और 4a - 5b = -24 है। दोनों इक्वेशन को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो 6 - 4 2a आ जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से क्या बच जाएगा? यहाँ से बचेगा 28। तो जो a की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 14 a की वैल्यू आएगी। अब a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो a की जब वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी? a की वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे तो 4 × 14 - 5b = -24। ठीक है, तो जो b की वैल्यू है वो यहाँ से जब हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगी?
56 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 5b हो जाएगा। और इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 80 और 5b, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 छीक 30, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 b की वैल्यू आ जाएगी। अब आगे क्या दे रखा है कि a और b के मध्य का अंतर ज्ञात कीजिएगा। a की वैल्यू है 14, b की वैल्यू है 16, तो इन दोनों के जो मध्य है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनके बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2 इनके बीच का डिफरेंस आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माध्य और द रेशियो ऑफ मीन टू मीडियन इज 2:3 एंड मोड इज 30, देन द मीडियन इज। उसके बाद मीडियन बताइएगा क्या है। माध्य क्या दे रखा है, इसमें मीन और मीडियन का रेशो दे रखा है। मीन और मीडियन का रेशो दे रखा है, क्या रेशो है, 2:3 इसका दे रखा है। और मोड कितना दे रखा है, मोड की वैल्यू दे रखी है 30। तो जी मीन और मीडियन का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, मोड इज इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ये मोड का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 इंटू हम इसको 2x और 3x की तरह मान लेंगे, तो इसको 3x की तरह मानेंगे तो 3 इंटू 3x माइनस 2 इंटू 2x इज इक्वल्स टू 9x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 5x, ये वैल्यू आ जाती है। और ये मोड की वैल्यू आई, तो मोड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 हमें दे रखी है। तो जो 5x है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 30 के। और जो x की वैल्यू आ जाएगी ये कितनी आएगी, 6x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, मीडियन इसमें हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें जब 3 इंटू 6 करेंगे तो मीडियन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 18 मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको ये सीरीज़ कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा।